इसको कहा जा सकता है कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उल्टा है। यानी कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, अगर वो ब्रेक करके एक से ज्यादा बन जाए, है ना, एक ही प्रोडक्ट है और वो ब्रेक कर जाए, टूट जाए, तोड़ दें, हम उसको तोड़ के एक से ज्यादा बना दें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? डीकंपोजिशन। उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये टूटने के पीछे ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं चाहता हूं उससे क्विक लाइम बना दूं, है ना। मेरे पास वाटर है, वाटर से मैं चाहता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दूं। वाटर में दोनों है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, उसी से तो मिलकर बना है। मैं चाहता हूं कि दोनों को अलग कर दूं, समझ रही बात ना, दोनों अलग अलग हो जाए। अब ब्रेक करना इज डिकम्पोजिशन, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रेक करने के पीछे कोई वजह तो होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ब्रेक कर जाएगा, बोलिए। अच्छा, आपने ठंडी के मौसम में, आजकल तो गीजर का जमाना है, लेकिन ठंडी के मौसम में क्या आपने रॉड से पानी गर्म किया है? रॉड से पानी गर्म किया होगा बाल्टी में डाल के। रॉड से जब आप पानी गर्म करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों रॉड के पास बबल्स निकलते हैं। अरे बोलिए, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, आखिर उसके अंदर बबल्स कहां से आया, उसके अंदर एयर कहां से आया? हम तो पानी के अंदर डाले थे। इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब है कि वाटर एयर में कन्वर्ट हो रहा है। अरे वाटर कैसे एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर एयर थोड़ी था। हाँ, यानी अगर उसके अंदर से एयर निकल रहा है, इट मीन्स कि उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो। समझ आ रही बात ना? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो देखिए, डीकंपोजिशन जो वर्ड है, डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, ये तीन वजह से हो सकता है। यानी डीकंपोजिशन के तीन टाइप पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन कौन सा? थर्मल डीकंपोजिशन, बातें नहीं करिए, ये क्यों होगा? हीट की वजह से। जब हमने किसी कंपाउंड को इतना गर्म किया कि वो कंपाउंड क्या होने लगे, ब्रेक डाउन होने लगे। समझ आ रही बात ना? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जब हमने किसी कंपाउंड को सनलाइट में रख दिया और उससे वो ब्रेक डाउन होने लगे, इसको हम क्या कहेंगे बाबू? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। समझ आ रही बात है? और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और ये सनलाइट या कोई भी लाइट। समझ आ रही बात ना? तो ये लिख लीजिए, ये तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन। जी आइए एक एक करके इन सारे रिएक्शंस को, टाइप्स को जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर। थर्मल डीकंपोजिशन, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, ड्यू टू हीट, हीट देने से। समझ आ रही बात ना? डिकम्पोज करेगा,
यानी कि ब्रेक डाउन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बोला मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हमने किया हीट, ठीक है ना। हीट करने से क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, याद रखना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, लाइमस्टोन कहते हैं इसको, ठीक है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन। तो ये ब्रेक डाउन हुआ, किसकी वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ। ऐसे रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाए। समझ रही बात ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में भी टाइप्स कौन है, थर्मल, ठीक है। समझ रही बात ना, क्या नहीं समझ आया बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड है। अब इस सिंगल का कंपाउंड को अगर ब्रेक करना है तो कोई ना कोई एनर्जी लगेगी, समझ रही बात ना। तो यहां हमने हीट एनर्जी का यूज किया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से ब्रेक डाउन होता है, समझ रही बात ना। तो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को हीट किया तो उसके अंदर से क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे नेचर में जब हम जाएंगे, मान लो मुझे जमीन के अंदर कहीं और मिलेगा कैल्शियम का, तो वो इस फॉर्म में मिल सकता है, कैल्शियम का लाइमस्टोन के फॉर्म में मिलता है। उससे मुझे अगर कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है तो उसे क्या करना होगा, हीट करना, हाँ हीट करके प्योर करना होगा। जब उसमें से हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, बात समझ में आ गई। अरे बोलिए, हाँ हमारे पास है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसे किया हीट, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसे हीट किया। फेरस सल्फेट आपको देखने में ग्रीन हो, ठीक है। फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने हीट किया इसमें दो दो गैस निकला, कौन कौन सा, कौन कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ रही बात ना, दो गैस निकला है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या बना है, फेरस, फेरस ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड। लेकिन सुनिए, मैंने आपको कहा था बाबू कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस रिएक्शन से आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा, कंपाउंड एक्स व्हेन हीटेड फॉर्म्ड अनदर कंपाउंड वाई ऑफ ब्राउन कलर along with sulfur dioxide and sulfur trioxide, name the compound X and Y। बात समझ आई। क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई आयरन सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हीट किया क्या क्या बनेगा, ना। वो बोलेगा किसी एक कंपाउंड X को हीट किया तो एक कंपाउंड Y बना जो कि ब्राउन कलर का था और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बना है। तो बताइए वो कंपाउंड किसको हीट किया था और कौन सा कंपाउंड बना था। बात समझ में आई, अरे बोलो।
दैट इज वाई, सुनिए, दैट इज वाई मैंने आपसे क्या कहा, पहले दिन से कह रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस आसानी में नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के लिए एक एक रिएक्शन दिमाग में फिट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, तो याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, और इससे जो बनेगा प्रोडक्ट फेरस ऑक्साइड, उसका कलर क्या होगा, और साथ में दो गैस निकलेगा, वो दोनों गैस कौन कौन सा? समझ में आई बात? गैस, ठीक है। चलिए, ये जो सुनो, सॉलिड, ध्यान दीजिए, ये जो मैंने जी लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के में जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट्स, यू कहें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके स्टेट को बताकर आप रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। समझ रही बात ना? जी स्टैंड फॉर गैस, इससे ये पता चलता है कि दोनों गैसेस फॉर्म में है। अगर मैं यहां लिख दूं सॉलिड एस, ठीक है, तो ये बताता है, यहां लिख दूं एस, ये बताता है कि सॉलिड फॉर्म में है। समझ रही बात ना? तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लायक बन चुका है। ठीक है, तो स्टेट को अगर आप बताते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उसमें स्टेट भी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ, जैसा कि ये भी तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ रही बात ना? तो याद रखें, स्टेट को बताकर, कलर को बताकर, या किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कोई अलग से कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस को बताकर अगर आप बताते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो इसका मतलब यह है कि आप उस केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी तो लिखा जा सकता था ना, सुनिए, ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि ये नहीं लिखा जाए, ये नहीं लिखा जाए, केवल ये बोल दिया जाए कि फेरस सल्फेट हीट हुआ, ये बना, ये बना, ये बना, केमिकल रिएक्शन तो खत्म। केमिकल रिएक्शन ये थोड़ी मांगता है, रिएक्शन थोड़ी मांगता है। लेकिन ये दोनों लिख के हमने केमिकल रिएक्शन को थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया, आपको और इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, ये ग्रीन कलर का था, ये ब्राउन कलर का है, मैंने यहाँ एस, यहाँ जी जी लिख दिया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सॉलिड था, गैस था। ए क्यू लिखा रहेगा तो एक्वस है, एल लिखा रहा है तो लिक्विड है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कोई एक खड़ा होके बताओ, चलो तुम खड़े हो जाओ। जैसे कि मैं फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिखूं, सही है ना? समझ आ रहा है? फोटोसिंथेसिस सब लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिखूं, उसमें ये बताइए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का होना जरूरी है या नहीं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए डायरेक्टली जरूरी है या इनडायरेक्टली जरूरी है? बोलिए, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं? जो फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, सुनिए, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होने वाला है? वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, सनलाइट एंड, उसमें ग्रीन पिगमेंट का तो रोल नहीं है। लेकिन ग्रीन पिगमेंट नहीं रहेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना। बिना उसके तो रिएक्शन नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन में तो हम यही लिखेंगे भाई कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर मैंने उसमें लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो प्रेजेंस को बताकर हम कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं कि भाई इसका प्रेजेंस चाहिए,
इसके बिना रिएक्शन नहीं हो। समझा रही बात ना? तो तीन चीजें स्टेट को बताकर, अगर कोई कलर चेंज हो रहा है कलर को बताकर, और अगर किसी के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको बताकर हम केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव। समझा रही बात ना? तो याद रखें, ये कलर याद रखना है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट। ध्यान दीजिए, लीड नाइट्रेट है हमारे पास कंपाउंड के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लीड नाइट्रेट, ठीक है। इस लीड नाइट्रेट को किया हीट, इससे बना लीड ऑक्साइड। क्या बना बाबू? लीड ऑक्साइड। ऑब्वियसली नाइट्रोजन निकल रहा है बाहर, राइट। लीड ऑक्साइड बन रहा है TbO। तो ऑब्वियसली अभी ऑक्सीजन बहुत सारा बचा हुआ है और नाइट्रोजन भी बचा हुआ है, तो यहां देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाता है, ठीक है। ये दोनों गैसियस फॉर्म में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कलरलेस था और लीड ऑक्साइड जो बना है वो येलो कलर का होगा, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा वो ब्राउन फ्यूम निकलेगा। समझ आ रही बात? आधा मिनट, ठीक है, समझ में आई? तो सिंपली आपको कलरलेस से आपने येलो बनाया। ये केमिकल, ये कलर चेंज, देखो बहुत सारे कलर चेंज का एग्जाम मैंने पहले भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी में बताया था कि कलर चेंज होगा, और आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर चेंज हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान, ठीक है। ये सब हम लैब में देखेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा फिर, ठीक है। ए compound Y formed of yellow color from a compound X of colorless product is also nitrogen dioxide and oxygen. Name the compound X and Y. समझ आ रही बात ना? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लिख लीजिए, और बाकी डिकम्पोजिशन के बाकी पार्ट्स कल करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने जाना था कि तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन जो कि ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया है, इलेक्ट्रोलाइटिक, पहली बात तो डीकम्पोजिशन को रिकॉल करो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब, जी हाँ, एक सिंगल कंपाउंड विल ब्रेक इनटू 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक करेगा, और उस ब्रेक करने के लिए किसी न किसी तरह के एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पढ़ा था थर्मल डीकम्पोजिशन, जहां पे हमने हीट अप्लाई किया था और हीट एनर्जी की वजह से वो ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहां इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके हम अलग अलग एलिमेंट्स या प्रोडक्ट को पाएंगे। समझ आ रही बात? बोलो सिद्धू, कहां हो तुम? क्लास में ही रहो, माइंड कहीं और जगह घूम रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम अपने घरों में कई बार जाने अनजाने परफॉर्म किए हैं, वो क्या है भाई? जी हाँ, है ना। यहां पे ठीक है, समझ आ रही बात ना। वाटर में जब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पास करते हैं, ठीक है ना, वाटर से पास करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, है ना। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। क्या किया हमने? यहां इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से याद रखना है वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। जब आप पानी को रॉड से गर्म करते हो, कई बार ठंडी के मौसम में, है ना, ठंडी के मौसम में रॉड से गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे उस दिन बात हुआ था। अभी गीजर का जमाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं भी रॉड से गर्म करते हैं, और हमने भी कभी ना कभी तो किया होगा, ठीक है। तो चलिए, जब हम गर्म करते हैं तो उस रॉड के ऊपर देखना, उस रॉड के ऊपर जब हम निकालते हैं तो दोनों रॉड के ऊपर व्हाइट सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, राइट, बोलो, व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना दोनों रॉड का जो सिरा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी सॉल्ट अवेलेबल है ना वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना। खैर, तो आइए हम बात करते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। नमक की बात करें तो नमक को जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, क्या होगा, इसका सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझा रही बात ना? हाँ, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से आपका सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना, कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और दो प्रोडक्ट में बन रहा है या दो से ज्यादा में बनेगा। समझ वाली बात ना? हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड के एल होता है क्रिस क्रॉस, हाँ बोलो, LO3, क्रिस क्रॉस अभी पढ़ के आया 9th क्लास में। एल्युमिनियम ऑक्साइड मोल्टेन फॉर्म में लिया, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी पास किया। समझा रही बात ना? इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ऐसे में क्या होगा, वो इसका एल्युमिनियम और इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग बात है, इसे बैलेंस करना होगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, चलिए, तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो। चलिए, दो हमारा हो गया है, तीसरे पे चलना है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स बताओ फटाफट, हंसना नहीं है, बताना है, बताओ, नहीं तो कैमरा ऑन करवा के पीटेंगे। हमको बताओ कौन कौन सा 3 डिकम्पोजिशन है, जोर से उनको बताना है, सब पीछे आवाज सुनाई दे, बोलो। थर्मल, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोलेंगे, जोर से, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, और एक बताओ, फोटो खिंचवा लेंगे, अरे फोटोलाइटिक, हाँ, तभी अब हमारे पास कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है बाबू, फोटोलाइटिक। तो देखिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो लाइट की बात करते हैं, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है वैसे ही, ठीक है। फोटोलाइटिक, सनलाइट की मदद से, लाइट की मदद से जब डिकम्पोजिशन होता है, जब कोई भी कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन करता है ना, एक से ब्रेक डाउन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसको याद रखने के लिए, है ना, इसके एग्जाम्पल से याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, याद रखो कि भाई ये सिल्वर के साथ होता है। किसके साथ होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन आपके बुक में सिल्वर वाले ही एग्जाम्पल्स हैं फिलहाल, ठीक है ना, आपके सिलेबस में वही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिल्वर ब्रोमाइड, समझा रही बात ना, सिल्वर ब्रोमाइड, इसे अगर सनलाइट में छोड़ दिया जाए, ठीक है, सनलाइट में इसे अगर छोड़ दिया जाए तो इसका सिल्वर और इसका ब्रोमीन अलग अलग हो जाएगा।
समझा रही बात ना। सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और याद रखने वाली बात यह है कि ये पेल येलो कलर का था, है ना, थोड़ा सा मतलब फीका येलो टाइप नहीं होता, है ना, पेल येलो कलर का था। जबकि ये जो बना है वो बना है ग्रेइश व्हाइट, ये बना है ग्रेइश व्हाइट, है ना, और ये बनता है ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड और दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कलर से डायरेक्ट उठाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि कलर को उठाकर क्वेश्चन बनाते हैं, वैसे ही यहां कलर उठा के क्वेश्चन यहां से बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझा रही बात ना। याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में छोड़ेंगे, पेल येलो से वो व्हाइट कलर में, ग्रेइश व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है और ब्राउन ब्रोमीन देता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, जैसे मैंने कहा सिल्वर क्लोराइड, चलिए ये आपका ग्रेइश व्हाइट होता है, सिल्वर क्लोराइड। जब इसे हम सनलाइट में छोड़ेंगे, प्रोडक्ट तो आप समझ में आपको आ रहा होगा, क्या क्या बनेगा, ठीक है, डिकम्पोज हुआ, ऐसे बनेगा, डिकम्पोज हो गया। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर अलग किया और क्लोरीन को अलग। समझा रही बात ना। लेकिन अगेन यहां याद रखने वाली बात क्या है, कलर, ठीक है ना, कलर याद रखने वाली बात। तो कलर क्या है भाई, ग्रेइश व्हाइट था, है ना, और ये बनता है येलोइश ग्रीन, ये येलोइश ग्रीन। एक्चुअली ये जो है आपका व्हाइट बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये व्हाइट होगा, लेकिन ये जो कन्वर्ट होगा वो ग्रेइश व्हाइट होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी चाहिए, आपको बेसिकली कलर के हिसाब से पूरा कंपाउंड का रिएक्शन याद रखना होगा, ठीक है। और ऐसे रख लिया तो बस बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ये था हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये दो एग्जांपल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। फोटोलाइटिक में ये दो एग्जांपल। डिकम्पोजिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बाकी हम इसे कहीं ना कहीं टाइप्स के अंदर टाइप पढ़ रहे हैं। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें कोई टाइप तो नहीं पढ़ा ना, लेकिन यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम टाइप पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर और भी टाइप पढ़ेंगे, उसके अंदर टाइप नहीं पढ़ने वाला, लेकिन इसके अंदर है टाइप, ठीक है ना। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पास कहीं ना कहीं एक सिलेबस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो ये देखा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही पूरी डिटेल में समझाने के लिए क्वेश्चन आ गया, यानी कि तीनों टाइप को समझा दीजिए एग्जांपल के साथ। समझा रही बात ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, कई बार आपको पूरे डिटेल में समझाने के लिए आ जाएगा।